बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज की 3 इंपॉर्टेंट खबरें वो आपके सामने रखेंगे और उनके ऊपर तबसरा और तज्जिया और अंदर की बात वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आज की एक बड़ी खबर तो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक और फैसला लेकर वापस ले लिया। इसके ऊपर बात करेंगे और इस पर मेरा नुक्ता जो है वो ये है कि इमरान खान साहब बज़ाहिर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, बावजूद इसके कि वो जेल में बैठे हैं। तो इसके ऊपर आपके सामने मैं एग्जाम्पल्स रखूंगा और जो ओवरऑल सूरत हाल है उसका एनालिसिस करके आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से इमरान खान साहब जेल में बैठकर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। जंग तो बहरहाल उनकी जारी है, सियासी जंग की बात हो रही है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज की जो तीसरी खबर है वो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतालिक। वो भी इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं और ख़बर यह है कि उनकी जो 4 पसलियाँ टूटी हैं वो टूटी हैं या तोड़ी गई हैं। इसके ऊपर भी खबर है, वो आपके सामने रखेंगे और उस पर तबसरा और तज्जिया भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आते हैं पहली खबर की तरफ। जो मैंने कहा वज़ीर आज़म ने आज एक फ़ैसला किया, वो फ़ैसला था कि ECC की जो चेयरमैनशिप है, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इसको कहते हैं, एक अहम यानी एक कमेटी है और वो प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला था कि वो इसको ख़ुद रखेंगे अपने पास। लेकिन आज फिर फ़ैसला वो तब्दील हुआ और वो फ़ैसला तब्दील इस तरह हुआ कि अब वो कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो हमारे नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब उनको दे दी गई है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को एक और फ़ैसला जो है वो वापस लेना पड़ा है। अभी ग़ालिबन हुकूमत को बने हुए 2 हफ्ते हुए होंगे या 14-15 दिन, इतने ही दिन हुए हैं। तो इस दौरान मुतअद्दिद जगह पर आपको उनको यू टर्न लेते हुए नज़र आए हैं शहबाज शरीफ साहब। इरसा का मामला आपके सामने है और अभी तो बड़े बड़े फैसले भी आना बाकी हैं। ये ECC वाला उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ही इसके चेयरमैन रहेंगे, लेकिन फिर जो अंदरूनी दबाव है, जो दीगर वजूहात हैं, उसकी पेश नज़र उनको फिर ये फैसला वापस लेना पड़ा है। अब मैंने आपको अर्ज़ की कि इमरान खान साहब जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं उसके आपको 3 वजूहात सामने रखता हूँ। इस वक्त हुकूमत को 3 चैलेंजेस दरपेश हैं, 3 बड़े चैलेंज हैं। अगर उनकी तरतीब कर ली जाए, एक तो सबसे पहला चैलेंज है उनके लिए इत्तेहाद को बरकरार रखना, यानी जो हुकूमती इत्तेहाद है, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये जो फैसलों की तब्दीली है, आप खुद ही समझ लीजिए कि इसमें पीपल्स पार्टी जो है उसका रोल क्या है। या अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, क्योंकि उनकी बैसाखियों के बगैर भी इनका चलना ना यानी दुश्वार है, कि अगर वो इमरान खान साहब को कंटेन नहीं करते, सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करते, तो फिर एक ऐसा फ्लड गेट खुलेगा कि हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बह जाएंगे उसमें। तो पहली चीज़ तो है वो इत्तेहाद को बरकरार रखना। उसकी वजह से इनको फैसले बदलने पड़ रहे हैं। इरसा चेयरमैन इन्होंने फैसला कर लिया, नोटिफिकेशन हो गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से दबाव आया और फिर वो फैसला आपने बदलता हुआ देखा और वो चेयरमैनशिप का नोटिफिकेशन जो था उसको वापस ले लिया गया। और आज ECC की जो चेयरमैनशिप थी उससे प्राइम मिनिस्टर ने खुद को डिस्टेंस किया और वो दे दी औरंगज़ेब साहब को। ये भी फैसला अज खुद उनका नहीं था, अगर उन्हीं को देनी थी तो फिर खुद क्यों रखी थी। तो लिहाजा ये इत्तेहाद के अंदर के जो मामलात हैं ये वो भी बात है। फिर इसके अलावा कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की, आज की सूरत हाल में वो बड़ी फिट इन होती है। कल उनका राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि 2 पोजीशंस ऐसी हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी क्रिटिकल हैं, एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक इंटीरियर मिनिस्ट्री, यानी वज़ीर ख़जाना वो भी एक किस्म का आउटसोर्सिंग है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी नहीं है और नून लीग से भी नहीं है, तो वो आउटसोर्स ही आप उसको कह सकते हैं। और इसी तरह दूसरी मिनिस्ट्री जो है वो इंटीरियर। अब प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाके बचती इंटीरियर मिनिस्ट्री है, तो वो जो है वो भी एक किस्म की आउटसोर्सिंग है, क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ना तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और ना उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो आप समझ सकते हैं कि वो भी आउटसोर्स है। और ये इसके बारे में तासुर ये है और कहा यह जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की चॉइसेस हैं और उनकी चॉइसेस के ऊपर इनको रखा गया है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इन 2 से तो यानी महरूम रही, बावजूद इसके कि उनके पास बड़े कॉम्पिटेंट लोग उनके हिसाब से बड़े मौजूद थे कि वो जो इन स्लॉट्स को फिल कर सकते थे, लेकिन वो स्लॉट्स इनको नहीं दी गई। फिर भी वो हुकूमत लेना उन्होंने गवारा की, इतने कॉम्प्रोमाइज़ के बावजूद। अब जरदारी साहब आर्म ट्विस्टिंग करते रहते हैं, करते रहेंगे और जब मौका मिलेगा तो वो जिसको कहते हैं ना आखिरी चोट भी लगा देंगे। 2 ये चली गई, फैसले उनको तब्दील करने पड़ रहे हैं। ये तो इत्तेहाद और हुकूमत को बचाने के मामलात हैं। मैंने गुजारिश की थी राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, जब इन 2 फैसलों के बारे में उनसे क्वेश्चन किया गया, यानी ये जो 2 वजारतें हैं, वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला विफाकी जो है, ये आपने बाहर वाली जमातों को दे दी, तो इसके ऊपर उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था।
जवाब को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ये फरमाते हैं, राना साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, खुद वजीर दाखिला रह चुके हैं और नून लीग पंजाब के सदर भी हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो फैसले हैं हुकूमत कायम रहने के जामिन हैं। इससे आपको बात समझ आई कि हुकूमत को कायम रखने के जामिन ये फैसले हैं जो किसी और ने किए हैं। तो इसका मतलब उनको हुकूमत की जो जमानत है वो भी किसी और से मिली है। तो ये अपने आप में हुकूमत इटसेल्फ हुकूमत नहीं है, बल्कि जो फैसले हैं, जो पोजीशंस हैं, वो इस चीज़ का तयन कर रहे हैं कि हुकूमत कैसे बनी, कैसे चलेगी और कैसे चल रही है, इसके जो अफेयर्स हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स। पहली बात तो मैंने इत्तेहाद की कर ली। अब जो दूसरी चीज़ है, जो चैलेंजेस हैं, दूसरी चीज़ जो इनको दरपेश है वो है कारकर्दगी। आपको मुल्की मसाइल का, आप अवाम हैं, हम अवाम हैं, हमसे बेहतर किसको पता है। जो महंगाई है, बेरोज़गारी है और आगे आने वाली जो मज़ीद महंगाई है, यानी IMF के एक प्रोग्राम से निकलेंगे, दूसरे प्रोग्राम की इस वक्त तैयारी शुरू हो चुकी है और मुल्की तारीख का तवील तरीन प्रोग्राम लेने का इरादा है। तो जब वो प्रोग्राम आएगा तो उसके जो समरात हैं, कोट अनकोट समरात से मुराद ये है कि महंगाई में इजाफा, वो जब आएगा तो वो भी इस हुकूमत के लिए दर्द सर बनेगा। तो ये हो गया उनका दूसरा चैलेंज। और तीसरा चैलेंज जो है वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, लेकिन इस हुकूमत को उन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है बहुत ज़्यादा, असम्बली के अंदर, असम्बली से बाहर, हर जगह के ऊपर। एक क्रेडिट आप उसको क्रेडिट कह सकते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स है। उनका एक क्रेडिट तो ये है कि इनके ऊपर जो एक दाग है फॉर्म 47 वाला, वो तो लगा हुआ है और उसका आपने एक नज़ारा जो है वो अमेरिका में भी देख लिया। जो समात हुई जिसमें डोनाल्ड लू पेश हुए, उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि इंतखाबात के अंदर धांधली जो हुई, धांधली से मुराद इर्रेगुलरिटीज़ आप उसको कह लें, अंग्रेज़ी में कह लें, थोड़ा इम्पैक्ट कम हो जाता है, मतलब उसका यही है कि धांधली बिल्कुल हुई थी। बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुबस्सिरीन थे, उनको बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया गया, रोका गया, नेट उस दिन बंद कर दिया गया, और भी एक लंबी फहरिस्त है। तो इनके ऊपर जो फॉर्म 47 की हुकूमत का दाग है वो अपनी जगह पे मौजूद है। और ये इशू किसने क्रिएट किया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो आज भी इस पे कायम है और इस चीज़ को लेके चल रही है। असद कैसर साहब जो है वो इसमें फ्रंट फुट पे हैं। वो कहते हैं किसी सूरत इस हुकूमत को नहीं मानेंगे और हर जगह पे इनका मुकाबला करेंगे, और वो कर भी रहे हैं और करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ये जो दाग इनको लग गया, इनको मौजूदा हुकूमत को, इसको भी वो साथ लेके चलेगी। इसको कैसे धो सकती है? अगर इसकी धुलाई हुई तो फिर मुझे लगता है हुकूमत की धुलाई हो जाएगी और तहरीक इंसाफ ये जो पलड़ा है वो बदल भी सकता है। तो ये वो तीन चैलेंजेस हैं। इत्तेहाद को कायम रखना शहबाज शरीफ का कड़ा इम्तहान है, और वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, होते रहे हैं और आगे होते रहेंगे और ज़्यादा होंगे। ये एक पहला हो गया। कारकर्दगी जो है, महंगाई को वो कैसे कम करेंगे, लोगों को रिलीफ कैसे देंगे, और तरक्याती काम जो हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इकोनॉमी का पहिया चलता है। तरक्याती काम के लिए पैसा चाहिए होता है, PSDP जिसको कहा जाता है। अब वो देखना है कि आने वाले बजट में उसका क्वांटम जो है वो कितना रखा जाता है। उससे अंदाज़ा होता है कि तरक्याती काम इतने होंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, तो उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम होगी। तो कारकर्दगी उनका दूसरा चैलेंज है। और तीसरी चीज़ जो है वो इमरान खान साहब हैं। अब तक डील करने में तो मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि वो उस हद तक कामयाब नहीं हो सके कि जिसको कहा जाए कि इनकी इस फ्रंट के ऊपर खातिर खा कामयाबी है। बावजूद इसके कि इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इनको टफ टाइम दिया हुआ है। माफ़ कीजिएगा। लेकिन इससे जो अहम तरीन नुक्ता निकलता है वो ये निकलता है कि अगर खुदा न खास्ता ये हुकूमत नाकाम होती है इन चैलेंजेस की वजह से जो आपको मैंने बताए, तो अब आप अगर हुकूमत की पोजीशन देख लें, दो बड़ी मिनिस्ट्रीज आउटसोर्स हैं, वजारत ख़जाना बिलखुसूस और वजारत दाखिला। ये तो ना पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और ना ही नून लीग से इनका ताल्लुक है, और इत्तेहादी बैठे हुए हैं, फैसले जो हैं वो कर रहे हैं और बदल रहे हैं, कर रहे हैं और बदल रहे हैं, और ये चीज़ आगे भी चलती रहेगी। खुदा ना करे ये हुकूमत नाकाम होती है, मेरे जहन में सवाल आता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक हुकूमत आती है, वो कामयाब होती है या नाकाम होती है, उसका क्रेडिट लेती है या फिर उसकी जिम्मेदारी लेती है। जिम्मेदारी इस तरह होती है कि इलेक्शन के अंदर अवाम जो है उसको जिम्मेदारी का तयन कर देते हैं कि इन्होंने क्या किया था और हम इनके साथ क्या करेंगे। लेकिन ये जो जिसको कहते हैं ना चूचू का मुरब्बा, जिस किस्म की ये हुकूमत है, यानी इत्तेहाद तो है ही है, इत्तेहाद के बाहर भी वजारतें दी हुई हैं, और वज़ीर आज़म साहब के फैसलों की वक़्त और अहमियत हमें नज़र आ रही है कि कितनी उनकी वक़्त है, कितनी अहमियत है कि वो फैसला करते हैं फिर उनको बदलना पड़ता है। अभी 15 दिन भी नहीं हुए हुकूमत को, तो उनके फैसले भी बदल रहे हैं, और आगे इम्कान भी ज़्यादा है कि जरदारी साहब जो हैं वो तो ताक लगा के बैठे हैं, और वो गलतियाँ शायद होने भी दें, कुछ ऐसी गलतियाँ जिससे पॉलिटिकली नून लीग को नुकसान हो और वो डैमेज हो, तो शायद हो सकता है वो उनको होने दें। और वो बिलावल भुट्टो साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, वो क्यू में हैं। तो एक अहम नुक्ता जो पैदा होता है कि खुदा ना करे इस हुकूमत की नाकामी जब हो,
तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, इसका तयन होना चाहिए। ये भी एक मौज़ूए गुफ्तगू है। तो बहरहाल दुआ यही करते हैं कि हुकूमतें चलें, हुकूमतें कामयाब हों, इलेक्शन शफाफ हो, इस किस्म का माहौल पैदा ना हो। उसके ऊपर भी इनको काम करना है। तहरीक इंसाफ को भी इसमें अपनी इनपुट ज़रूर देनी चाहिए कि अगला इलेक्शन जो हो उसमें उस इलेक्शन के बाद ये वाली सूरत हाल पैदा ना हो। बहरहाल दुआ ही की जा सकती है। तो ये 3 चैलेंजेस थे इस हुकूमत की, मैंने आपको गुजारिश कर दी है जो उनको सूरत हाल दरपेश है। इससे आपको आइडिया होता है कि आगे आने वाले दिन कैसे होंगे हमारे। दूसरी खबर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अरसे से कोशिश कर रही थी जलसे की। इस्लामाबाद के अंदर डेट भी उन्होंने दे दी 30 मार्च, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने रुजू किया, दरख्वास्त दायर की कि हमें इस्लामाबाद के अंदर इन 3 मकामात में से कोई एक मकाम जो है वो एलोकेट किया जाए। यानी इंतज़ामिया को अदालत हुक्म दे कि वो या तो परेड ग्राउंड या फिर F9 पार्क या फिर डी चौक, इनमें से किसी एक जगह पर हमें जलसा करने दे और हमें इसकी इजाज़त दी जाए। तो वो दरख्वास्त जब हाई कोर्ट में समाअत हुई तो अदालत ने जो DC इस्लामाबाद हैं उनको ये हुक्म दिया कि आप 2 दिन के ऊपर इसके ऊपर फैसला करें। माफ़ कीजिएगा, आज उनकी जानिब से फैसला आ गया और उनको जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। जब जलसे की इजाज़त उनको नहीं मिली तो इसका मतलब ये है कि अब दोबारा वो हाई कोर्ट जाएंगे, और इम्कान मेरी ज़ाती राय में ये है कि उनको जलसे की इजाज़त ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ शराइत आयद हों। तो देखना होगा कि उनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। May 9 के जो वाक़यात थे वो इनके रास्ते की बड़ी रुकावट बने हुए हैं। यानी वो एज एन एग्जाम्पल कोट कर दिया जाता है कि इनसे ये इन वजूहात की बुनियाद पर इनको इजाज़त नहीं दी जाती। तो बहरहाल देखना होगा उनको इसकी इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। अब आते हैं तीसरी खबर की जानिब। वो बड़ी तशवीशनाक खबर है। खबर बेसिकली ये है कि परवेज़ इलाही साहब, आपको पता है, वो भी अडियाला जेल में हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बानी, वो भी अडियाला जेल में। जो इनकी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी अडियाला जेल में हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो भी अडियाला जेल में मौजूद हैं। बड़ी तशवीशनाक खबर इनकी आई मंगल के दिन 19 मार्च को, और वो खबर ये थी कि इनके खिलाफ कुछ गैर कानूनी भर्तियों का केस है। पंजाब असम्बली में इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने गैर कानूनी भर्तियाँ की, और वो केस चल रहा है एंटी करप्शन लाहौर में। तो वहाँ पे जब अडियाला जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पेश हुए, क्योंकि केस परवेज़ इलाही साहब का था, तो इन्होंने वहाँ पे एक रिपोर्ट पेश की जो कि बड़ी अफसोसनाक भी है और तशवीशनाक भी है। रिपोर्ट ये थी कि उनका ये क्लेम है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, कि वो 17 तारीख को वॉशरूम में गिरे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और उनकी 4 पसलियाँ टूट गईं। ये इस लिहाज से बड़ी तशवीशनाक है। गालबन कोई 75-78 साल उनकी उम्र है, अल्लाह पाक उनको सेहत भी दे। तो 4 पसलियाँ उनकी टूटी और वो रिपोर्ट वहाँ पे पेश कर दी गई, और उसकी जो भी सूरत हाल थी वो बता दी गई। जज साहब ने उसकी जो समाअत है वो आगे 4 अप्रैल तक गालबन मुलतवी कर दी। लेकिन इसके ऊपर जो आज खबर आई वो खबर ये थी कि मुशीर इत्तलात हैं KPK हुकूमत के, और वो हैं जनाब बैरिस्टर सैफ साहब। आज उनकी जानिब से इस खदशे का इजहार किया गया, और बल्कि उन्होंने क्वेश्चन रेज किया। वो ये कहते हैं कि हमारी जो मेडिकल टीम है KP की, उसको चौधरी परवेज़ इलाही तक एक्सेस दी जाए और उनको तिब्बी मुआयने की इजाज़त भी दी जाए, क्योंकि हमें इस बात का खदशा है कि ये जो उनकी सूरत हाल बनी है, जो उनकी पसलियाँ टूटने वाली या फ्रैक्चर वाली, आया ये हादसे की वजह से, वो हादसे से मुराद वो गिरकर ये सूरत हाल बनी, या उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया जेल में। बहरहाल उन्होंने बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया है कि मुमकिन है उनको तशद्दुद किया गया हो। और उससे आगे वो ये कहते हैं कि उन्हें मरियम नवाज साहिबा के ऊपर, यानी उन्होंने खदशे का इजहार किया और तशवीश का इजहार किया कि वो सियासी इंतकाम की आड़ में अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, और लिहाजा उनको अब इजाज़त दी जाए कि उनकी जो मेडिकल टीम है वो अडियाला जेल जाए और उनका तिब्बी मुआयना करे, और उसके बाद जो हकीकी तस्वीर है वो सामने आ सके। तो ये भी देखना होगा कि आया KPK हुकूमत को या उनकी जो मेडिकल टीम है उनको इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती। तो ये मामला भी आने वाले दिनों में देखना होगा। और चूंकि अब इल्ज़ाम मरियम नवाज़ के ऊपर उन्होंने लगा दिया एक किस्म का, या तशवीश का इजहार कर दिया है, तो अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसा साबित हो गया, ये बैरिस्टर जो सैफ साहब हैं वो इनके मुशीर इत्तलात हैं KPK हुकूमत के, और ये उनका कहना है अगर ऐसी कोई खबर या ऐसा कोई मामला सामने आया तो इस इशू को न सिर्फ यहाँ मरियम नवाज़ के ऊपर मुकदमात करेंगे और इस मामले को हम आलमी सतह पर भी उठाएंगे। तो ये भी एक तशवीशनाक खबर है। हम भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि अगर उनका वाक़या ऐसा ही है जैसा कि बयान किया जा रहा है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, कि वो वॉशरूम में गिरे और उनकी 4 पसलियाँ टूट गई, और भी उसमें बहुत कुछ है कि उनके माथे पर भी ज़ख्म थे और कुछ उनके यहाँ पर जो है वो स्वेलिंग हुई है, मल्टीपल चीज़ें उनकी रिपोर्ट्स के अंदर हैं। तो और इनकी जानिब से तशवीश का इजहार भी किया गया है।
तो बहुत ही बेहतर हो कि मरीम नवाज साहिबा खुद वो आगे आएँ और ये आके कहें कि बिल्कुल जी हमारी तरफ से हाजिर हैं और हमारी तरफ से इनको इजाज़त भी है कि वो उनकी टीम आए और इनकी मेडिकल जो मुआयना है, तिब्बी मुआयना, वो उसको आके करें, एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें, ताकि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है गलत या सही, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक खुशाइंद इकदाम होगा। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखेंगे इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।